विवेक को अभी अभी उसके एक पुराने दोस्त कर्नल राठौड़ का फोन आया था। सर, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद याद किया। तुम्हें मैं कभी भूला ही नहीं विवेक, बस राइट टाइम का वेट कर रहा था। ओह, आई थॉट न्यूज देखने के बाद शायद आप भी मुझे गलत समझ रहे होंगे। विवेक कर्नल से अपनी ट्रेनिंग के दौरान मिला था और उन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाद में दोनों अलग अलग यूनिट का हिस्सा बन गए थे। कर्नल राठौड़ की एक सीक्रेट यूनिट थी जो कोबरा यूनिट से बहुत अलग थी। उसमें सिर्फ कुछ ही लोग थे और इस यूनिट के बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी नहीं। ये लोग बिना किसी को बताए ही देश के लिए बहुत कुछ कर जाते थे। कर्नल विवेक के स्किल्स और पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। विवेक, यू आर माई ओल्ड फ्रेंड। आई नो तुम कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते और मुझे पता चला कि तुम्हें कोबरा यूनिट से निकाल दिया गया है। दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? मेरी एक सीक्रेट यूनिट है, हम भी देश के लिए ही काम करते हैं, बस बिना किसी को बताए। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी यूनिट ज्वाइन करो। हमें तुम जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकूं, और खासकर ऐसे समय में जब हर कोई मुझे एक देशद्रोही समझता है। बट सर, अभी मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? सर, एक्चुअली मैं अभी एक मिशन में बिजी हूँ। आई थॉट तुम अभी किसी के लिए काम नहीं कर रहे। ये मेरा पर्सनल मिशन है और इसे मैं अभी अधूरा नहीं छोड़ सकता। ओके, नो प्रॉब्लम विवेक, फिर मैं वेट करूंगा तुम्हारा। आई विल कॉल यू बैक एंड आई होप तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। कर्नल के फोन काटते ही विवेक गहरी सोच में डूब गया। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उन्होंने सामने से मुझे जॉब ऑफर दी और वो भी तब जब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, अभी मेरे लिए जरूरी है उस टेररिस्ट से बदला लेना जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। अभी वहां फोकस करना जरूरी है। एक हफ्ता बीत चुका था पर विवेक का काम अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। एक शाम विवेक सनाया के घर की बैल्कनी में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वह आसमान की तरफ देख रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी पीछे से सनाया आई। विवेक को इस हालत में देखकर उसके मन में गुदगुदी होने लगी। वो धीरे धीरे चलकर विवेक के पास जाने लगी। उसका मन हो रहा था कि वो अभी पीछे से विवेक को गले लगा ले। बी कूल सनाया, ये सही टाइम नहीं है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विवेक खुद सामने से आके तुझे हक करेगा। वो गई और उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? विवेक इस वक्त खुद में गुम था। सनाया की अचानक आवाज सुनकर वो चौंक गया। अरे, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। ना दरवाजा खुलने की आवाज ही आई। तुम खोए हुए थे इसलिए तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सनाया के हाथ में एक पासपोर्ट था और वो उस पासपोर्ट को विवेक की आंखों के सामने घुमाने लगी। हेलो मिस्टर शाहिद अहमद। ये क्या कह रही हो? विवेक ने सनाया के हाथ से वो पासपोर्ट ले लिया। तुम्हारा फेक पासपोर्ट रेडी है। अब तुम जब चाहे पाकिस्तान जा सकते हो। सनाया आंखों में चमक लिए विवेक को एक खबर सुना रही थी, पर विवेक के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। वो सीरियस होकर पासपोर्ट को घूर रहा था। उसमें उसकी फोटो थी पर नाम उसका नहीं था। साथ ही नेशनैलिटी उसमें पाकिस्तान की लिखी हुई थी। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं, ये फेक पासपोर्ट, मुझे ये आइडिया बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इट्स इलीगल सनाया। तो तुम क्या सारी जिंदगी पाकिस्तान के जेल में सड़ना चाहते हो? विवेक बहुत उदास हो गया और फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। इस मिशन के लिए मुझे इतने इलीगल रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। There is no way कि तुम लीगली पाकिस्तान जा पाओ और अपना बदला पूरा कर पाओ। यू नो वहाँ का वीजा कितनी मुश्किल से मिलता है। विवेक को पता था कि सनाया बिल्कुल सही कह रही है। पर तुमने ये किया कैसे? तुम्हें तो पता है मेरे कितने सोर्सेज हैं। तुम बस आम खाओ, गुठली मत गिनो। तभी अचानक विवेक का फोन बजने लगा। उसने फोन की स्क्रीन देखी तो फोन साइलेंट कर दिया। सनाया ने तिरछी नजरों से फोन की स्क्रीन पर फ्लैश करता हुआ नाम देख लिया था। वो नाम दिव्या का था। क्या हुआ? बात कर लो। नहीं, इट्स नॉट अर्जेंट। पिछले कुछ दिनों से दिव्या ने विवेक को कई कॉल्स की थी और कई मैसेजेस भी भेजे थे, पर विवेक ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। विवेक इस वक्त अपना पूरा ध्यान इस मिशन पर लगाना चाहता था और विवेक इस वक्त सनाया के साथ रह रहा था।
ये बात तो वो किसी भी हालत में दिव्या को पता चलने नहीं दे सकता था। विवेक ने दिव्या का कॉल नहीं उठाया। ये देखकर सनाया को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, पर वो जानती थी कि विवेक मजबूरी में ऐसा कर रहा है और वो दिव्या से बहुत प्यार करता है। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब विवेक को मेरा प्यार दिखाई देगा और उस दिन वो सिर्फ मेरा होगा। वहां दिव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने फोन की स्क्रीन को एक टक लगाकर देख रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसका ध्यान भटका और उसने दरवाजे की तरफ देखा। अरे पापा, आइए ना, बैठिए। अनिल आकर दिव्या के पास बैठ गया। क्या हुआ? ऐसे उदास होकर फोन को क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, और उदास नहीं हूं मैं। सब पता है मुझे। वो लड़का फिर तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना? दिव्या ने अनिल से अपनी नजरें चुरा ली। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा भी हो, मुझे उस लड़के के बारे में बात नहीं करनी। मैं तुम्हें कुछ और बताने आया हूँ। अब तुम यहाँ और नहीं रहोगी। मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। वहां तुम्हारे चाचा के घर पर आराम से रहना और अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना। वो तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ। अनिल ने अपनी आंखों से दिव्या के फोन की तरफ इशारा किया। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम कितना अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें अमेरिका जाना ही होगा, तभी तुम उस लड़के को भूल पाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं अमेरिका चली भी गई तो भी विवेक को कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है कुछ बड़ा ही करना होगा। अनिल ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर डायल किया। हेलो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सनाया और विवेक बैठकर डिनर कर रहे थे। पासपोर्ट तो तुम्हें मिल गया और तुम पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हो, पर तुम उस टेररिस्ट को ढूंढोगे कैसे? यही नहीं समझ आ रहा। बस इसी सवाल पर आके अटक गया हूँ मैं। मैंने इंस्पेक्टर शालिनी से पहले हेल्प मांगी थी, पर उनका कहना है कि इट्स टू रिस्की, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगी। सनाया कुछ देर चुप रही और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मेरे पास एक प्लान है। सनाया ने उस पाकिस्तानी टेररिस्ट को ढूंढने के लिए एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान को सुनने के लिए विवेक बेताब था। कैसा प्लान? एक इंसान है जो हमें उस टेररिस्ट तक पहुंचा सकता है। कौन? रघुवीर। रघुवीर? वो तो जेल में है, और वो हमारी मदद क्यों करेगा? इस बारे में मत सोचो, बस इतना जान लो कि फिलहाल एक वही इंसान है जो हमें उस टेररिस्ट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उससे जेल में मिलने जाना पड़ेगा। नहीं, जेल में हम उससे ठीक से बात नहीं कर पाएंगे और उसे कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। हमें उसे बाहर बुलाना पड़ेगा। बाहर? हाउ इज इट पॉसिबल? विवेक, सनाया के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम बस कल रात को तैयार रहना, हम रघुवीर से मिलने जाएंगे। उधर पाकिस्तान में असलम अपने साथियों के साथ एक पुराने छोटे से घर में बैठा हुआ था। उनकी एक मीटिंग हो रही थी। सरदार, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे होगा? अफजल, अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। वैसे भी उन कमीनों ने हमारे पहले के सारे प्लान्स फेल कर दिए। कितना नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन इस बार हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार का धमाका बहुत बड़ा होगा और बहुत से शहरों में होगा। इस बार पूरा हिंदुस्तान इस धमाके से हिल जाएगा। इधर सनाया शाम को एक कैफे में रावत के साथ बैठी हुई थी। रावत वही हवलदार था जिसने जेल में सनाया की बहुत मदद की थी। सनाया ने दोनों के लिए एक बढ़िया सी चाय ऑर्डर की थी। मैडम, आप तो जेल से निकलने के बाद भूल ही गई हमें, कभी कॉल भी नहीं करती। रावत, तुम्हें मैं भूल सकती हूँ क्या? तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो और इसलिए तो आज तुम्हें मिलने बुलाया है। रावत सनाया की बात सुनकर थोड़ा शर्माया। मैडम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप हम जैसे लोगों से मिलने के लिए टाइम भी निकालोगी। क्यों नहीं रावत, जेल में एक तुम ही तो मेरा सहारा थे। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता वहाँ? फिर सनाया ने रावत का हाथ थामा। थैंक यू सो मच। तभी वहां पर वेटर दोनों की चाय लेकर आया और सनाया ने अपना हाथ पीछे लिया। वैसे रावत, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। हाँ मैडम, बोलिए ना, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। जेल में एक आदमी है, रघुवीर। कौन? वो जो टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था? हाँ वही। उसे कल रात
तुम्हें थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर लाना है। रावत अपनी चाय पी रहा था और ये बात सुनते ही उसके मुंह से चाय बाहर निकल गई। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? एक कैदी को जेल से बाहर लाना है? ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। सनाया ने अपना मुंह बना लिया। अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरे लिए जान भी हाजिर है, अब क्या हुआ? हाँ मैडम, पर ये तो जान देने से भी ज्यादा रिस्की काम है। रावत प्लीज, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो इस मामले में मेरी मदद कर सके, और मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें बस आधे घंटे के लिए उसे बाहर लाना है। मैं उसे बाहर तो ले आऊंगा, पर आप ही बताइए, कोई कैदी जेल से बाहर आने के बाद वापस अंदर जाएगा? वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ अंदर जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। अब आपने बोला है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। लाना कहाँ है? जेल से थोड़ी दूर पर झाड़ियों के बीच एक पुराना घर है ना, वहाँ। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ओके गुड, याद रखना ठीक रात 12 बजे। वहीं दिव्या के घर में अनिल और दिव्या के बीच एक अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी। दिव्या, मैंने फैसला कर लिया है और तुम जानती हो मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलता। तुम्हें अमेरिका जाना ही होगा। मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। आप जानते हैं कि मैं भी अपना फैसला कभी नहीं बदलती। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। यहाँ रहोगी तो उस लड़के के चक्कर में पड़ी रहोगी, वहाँ जाओगी तो उसका भूत उतरेगा तुम्हारे सर से। आप क्यों मुझे विवेक से दूर करने पर तुले हुए हैं? आई लव हिम। अच्छा, जरा बताना आखिरी बार उसने कब बात की थी तुमसे? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसकी नजरें नीचे झुक गई। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम सोचो, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो भी तुम्हें यही एडवाइस नहीं देती? दिव्या अपने आंसू बहने से रोक नहीं पाई। बचपन से मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती। आई नो पापा, एंड आई लव यू, पर ये मेरी लाइफ है और मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। इतना कहकर दिव्या वहां से जा ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि अनिल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका हाथ उसकी छाती पर था। दिव्या दौड़ती हुई उसके पास आई। पापा, क्या हो गया आपको? आर यू ओके? मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। आप हिम्मत रखिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। रामू भैया, ललिता दीदी, जल्दी आइए प्लीज। नहीं बेटा, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गुप्ता को कॉल करके बुलाओ। डॉक्टर गुप्ता दिव्या के फैमिली डॉक्टर थे। दिव्या ने अनिल की बात मानी और तुरंत ही डॉक्टर गुप्ता को कॉल करके आने के लिए कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर गुप्ता और दिव्या अनिल के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। अनिल इस वक्त अपने बेड पर आराम कर रहा था। डॉक्टर गुप्ता ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। डॉक्टर, क्या हुआ था पापा को? वो ठीक तो है ना? उन्हें हार्ट अटैक आया था, बट फॉर्चुनेटली इट वॉज माइल्ड। तुमने सही टाइम पर कॉल करके बुला लिया मुझे, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जस्ट मेक श्योर कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। अभी तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना? नहीं, फिलहाल ही इज फाइन। अभी उन्हें रेस्ट करने दो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। दिव्या उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही डॉक्टर गुप्ता अनिल के पास गया और अनिल ने अपनी आंखें खोली। थैंक यू सो मच गुप्ता, तुमने बहुत बड़ी मदद की है मेरी। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है। फैमिली डॉक्टर होते किस लिए हैं? पर और कितने दिनों तक ये नाटक करोगे? बस एक बार ही अमेरिका जाने के लिए मान जाए। तुम्हें तो पता ही है कितनी जिद्दी है ये बचपन से। तभी अचानक दिव्या ललिता के साथ कमरे के अंदर आई। ललिता ने चाय का कप गुप्ता को दिया और वहां से चली गई। दिव्या ने देखा कि अनिल को होश आ गया है। वो भागती हुई उसके पास आ गई। पापा, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, ठीक हूँ। बस मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आप लोग बात करिए, मैं लिविंग रूम में बैठकर चाय पी लेता हूँ। डॉक्टर गुप्ता अपनी चाय लेकर वहां से बाहर चला गया। अब कमरे में दिव्या अनिल की हालत देखकर परेशान थी। नहीं पापा, अभी आप रेस्ट कीजिए, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं दिव्या, इट्स इम्पोर्टेंट। आज मैं समझ चुका हूँ कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। पापा प्लीज डोंट से दिस। बेटा, यही सच है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करके जाऊं। आज तुम्हें उस लड़के या मेरे बीच में से
किसी एक को चुनना ही होगा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यू नो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर उस लड़के को छोड़ दो। दिव्या ने अनिल को ओढ़ाई हुई चद्दर ठीक की। आप अभी आराम कीजिए, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे पापा हैं तो एक तरफ मेरा प्यार। मैं विवेक के साथ रहना चाहती हूँ पर पापा को दुखी करके नहीं। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अगले दिन रात को 11:30 बजे के आसपास रावत जेल में रघुवीर के सेल के सामने पहुंचा। चारों तरफ खामोशी थी और रावत चोरी छुपे यहां पर आया था। उसने सेल का ताला खोला। रघुवीर इस वक्त सो रहा था, पर यह आवाज सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वो उठ खड़ा हुआ। वहां पर अंधेरा था। कौन? रावत ने रघुवीर का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें इस वक्त बाहर चलना होगा मेरे साथ, जल्दी चलो। बचाओ बचाओ। इस सन्नाटे में रघुवीर के बचाओ बचाओ की आवाज पूरी जेल में गूंज गई। कुछ कैदी उठ भी गए और आपस में फुसफुसाने लगे, पर यहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। डर के मारे रावत ने तुरंत ही रघुवीर के मुंह पर हाथ रख दिया। तभी अचानक आवाज सुनकर जेलर रघुवीर के सेल की तरफ आने लगा। कौन है? कौन चिल्ला रहा था? रावत ने रघुवीर के कान में फुसफुसाया। अरे मैं हवलदार रावत हूँ, मुंह बंद रखो अपना। रघुवीर रावत को जानता था तो उसकी जान में जान आई। रावत ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। दोनों जल्दी से नीचे लेट गए और सोने का नाटक करने लगे। जेलर भी उस वक्त आधी नींद में था। वो रघुवीर के सेल तक आया, पर उसकी नजर उस खुले हुए ताले की तरफ नहीं गई। इधर उधर देखता हुआ वो वापस चला गया। उसके जाते ही दोनों फिर खड़े हो गए। तुम आधी रात को यहाँ क्या करने आए हो? मुझे फिर से टॉर्चर करने ले जाओगे क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस केस के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया था वो केस अब बंद हो चुका है। डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए ही आया हूँ। मेरा फायदा? हाँ, सनाया मैम ने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर रघुवीर शॉक्ड हो गया। रघुवीर सनाया से पहले जेल में आया था और उसे जेल के कैदियों से पता चला था कि सनाया भी अरेस्ट हो चुकी है। सनाया? तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मुझे कहीं और ले जाना चाहते हो। सनाया तो खुद जेल में है। जेल में है नहीं, जेल में थी। कुछ दिनों पहले जमानत हो गई उनकी। यह सुन के रघुवीर और हैरान हो गया। इतनी जल्दी कैसे? तुम सनाया मैडम को जानते नहीं हो क्या? बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं उनके, बाहर तो उन्हें आना ही था। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जल्दी चलो मेरे साथ, इससे पहले कि जेलर दोबारा आ जाए। सनाया ने मुझे सिर्फ बात करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा? कहीं वो मुझसे कोई बिजनेस डील तो नहीं करना चाहती? जो भी हो, उससे मिलने का मौका मैं खो नहीं सकता। ओके चलो। रघुवीर और रावत चोरी छुपे सबकी नजरों से बचते बचते जेल से बाहर निकले। रघुवीर रावत की लाई हुई गाड़ी में बैठा और दोनों वहां से निकल गए। 10 मिनट के अंदर रघुवीर और रावत दोनों उस पुराने घर के सामने पहुंचे। घर के अंदर एक लाइट जल रही थी, पर उसकी रोशनी बहुत कम थी। अंदर जाओ। सनाया ने ऐसी सुनसान जगह पर बुलाया है मुझे? तुम जेल के कैदी हो, तुम्हें क्या लगा था 5 स्टार होटल में बुलाएगी? रघुवीर ने गुस्से से रावत को देखा और उस घर की तरफ आगे बढ़ गया। रावत भी गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजे के पास खड़ा होकर पहरा देने लगा। रघुवीर ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया, पर वहां का नजारा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सनाया और विवेक उसका इंतजार कर रहे थे। इसकी इतनी हिम्मत, मुझे जेल में डाल के यहां मुझसे मिलने आ गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो विवेक की तरफ आगे बढ़ा और जोर से एक मुक्का विवेक के चेहरे पर मारा। विवेक अपनी जगह से हिल गया। विवेक को पता था कि रघुवीर उसे देखकर गुस्सा जरूर होगा, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो हाथापाई पे उतर जाएगा। विवेक ने भी गुस्से में एक मुक्का रघुवीर को मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शनाया पहले तो सदमे में चली गई, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रावत अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था, तो अंदर क्या हो रहा है उसे इस बात की कोई भनक नहीं थी। रघुवीर ने विवेक का कॉलर पकड़ा। तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? विवेक ने भी रघुवीर का कॉलर पकड़ लिया। तुम जैसे लोगों को तो जीने का हक भी नहीं होना चाहिए।
तुम्हारी वजह से कितने मासूमों की जाने गई हैं। दोनों के चीखने की आवाज से सनाया सदमे से बाहर आई। विवेक, रघुवीर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टॉप इट! पर दोनों में से किसी ने भी सनाया की बात नहीं सुनी। अचानक रघुवीर ने विवेक को एक लात मारी और विवेक जमीन पर गिर गया। रघुवीर ने देखा कि बाजू में एक मोटी सी लकड़ी रखी हुई है। उसने वो लकड़ी उठाई और जाके विवेक को मारने ही वाला था कि सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रघुवीर, पागल हो गए हो क्या? होश में आओ! रघुवीर की आंखें गुस्से से लाल थी, पर सनाया को देखकर उसने अपने हाथ से लकड़ी फेंकी। मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आई हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे साथ है और तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवेक अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था। एंड विवेक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ एक काम के लिए आए हैं और तुम लड़ाई करने लग गए। शुरुआत उसने की थी, मैं क्या चुपचाप बैठा रहता? फिर वो रघुवीर की तरफ आगे बढ़ा और गुस्से से उसे देखा। मेरा बस चले तो मैं तो इसे यहीं मार दूं और उन सारे मासूमों की जान का बदला ले लूं। सनाया ने विवेक के सीने पे हाथ रखा और उसे पीछे किया। विवेक, प्लीज काम डाउन। हम यहाँ इसकी मदद लेने आए हैं। विवेक ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और जाके खिड़की के पास खड़ा हो गया। वहां पर एक पुरानी चेयर रखी हुई थी। सनाया ने उसे रघुवीर की तरफ आगे बढ़ाया। रघुवीर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। यहाँ आराम से बैठो और अपना गुस्सा ठंडा करो। रघुवीर उस चेयर पर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, बताओ क्या जरूरी काम है? मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन? वो टेररिस्ट जो इन सारे अटैक्स के पीछे का मास्टरमाइंड था, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। ये सुनते ही रघुवीर जोर जोर से हंसने लगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं उसकी डिटेल तुम्हें दूंगा? और तुम्हें ये क्यों चाहिए? फिर उसने विवेक की तरफ देखा। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए ये तुम्हारे साथ आया है। रघुवीर, कुछ देर के लिए विवेक को भूल जाओ। मुझे चाहिए ये डिटेल्स। रघुवीर खड़ा हुआ और चुपचाप वहां से जाने लगा। रघुवीर! मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है सनाया। मैं तो सोच के आया था कि तुम मुझे शायद कोई बिजनेस डील ऑफर करने वाली हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। विवेक गुस्से से आगे बढ़ा। मैंने तो पहले ही कहा था ये धोखेबाज हमारी मदद नहीं करेगा। सनाया ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया। एक्चुअली इसे एक डील ही समझ लो। रघुवीर पहले भी सनाया के साथ काम कर चुका था और उसे सनाया पे भरोसा था। ये सुनते ही रघुवीर वापस आकर चेयर पर बैठ गया। कैसी डील? तुम्हें तो पता है, जिन चार्जेस में तुम अंदर हुए हो, सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगी। ये सुनते ही रघुवीर की आंखों में चमक आ गई और विवेक हैरानी से सनाया को देखने लगा। रघुवीर को पता था कि सनाया के पास बहुत पावर है और अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके आज वो खुद रघुवीर के सामने खड़ी थी। लेकिन अगर तुम अपनी बात से मुकर गई तो? यू नो आई एम अ बिजनेस वुमन रघुवीर। मैं डील करने के बाद पीछे नहीं हटती। रघुवीर असलम के खास लोगों में से एक था और उसकी बात सीधा असलम से होती थी। उसने कभी असलम को देखा तो नहीं था, पर उसके पास उसका रियल फोन नंबर था। उस आदमी का नाम है असलम और उसका फोन नंबर। रघुवीर ने असलम का फोन नंबर बता दिया था। सनाया और विवेक दोनों ने ही तुरंत वो नंबर अपने फोन पर सेव कर लिया। रघुवीर सिर्फ अपनी रिहाई के बारे में सोच रहा था। सनाया, तो क्या तुम अभी मुझे लेकर चलोगी अपने साथ? नहीं रघुवीर, अभी कैसे पॉसिबल है? अगर किसी को पता चला तो रावत की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम अभी जाओ, मैं जल्द ही लीगल तरीके से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। रघुवीर वहां से बाहर निकल गया और रावत के साथ वापस जेल में पहुंच गया। इधर विवेक को इस वक्त सनाया पे गुस्सा आ रहा था। वो अपना बदला जरूर लेना चाहता था, पर इस कीमत पर नहीं। सनाया, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम रघुवीर को जेल से छुड़वाओगी? तुम्हें पता है ना उसने क्या किया है? विवेक, तुम समझते नहीं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये क्या घुमा फिरा के बातें कर रही हो? और कब जाने वाली हो तुम उसे जेल से निकलवाने? कभी नहीं। What? मैंने रघुवीर से झूठ बोला, सिर्फ डिटेल्स निकलवाने के लिए। वरना तुम्हें लगता है वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें देता? अब विवेक का गुस्सा शांत हो चुका था और वो चुपचाप सनाया की बात सुनने लगा।
तुम्हें मैंने बताया था विवेक कि अब मैंने गलत काम करना छोड़ दिया है और गलत काम करने वालों का साथ देना भी छोड़ दिया है। ये तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने एक छोटी सी चाल चली थी। विवेक मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो सनाया की इस चालाकी से बहुत इंप्रेस हुआ है। विवेक के पास एक लीड थी, उस टेररिस्ट का नाम और मोबाइल नंबर। हालांकि उसे अभी नहीं पता था कि वो इसका इस्तेमाल करके उस टेररिस्ट को कैसे ढूंढेगा। सनाया और विवेक सनाया की गाड़ी में बैठकर घर वापस जा रहे थे। चलो, एक लीड तो तुम्हें मिल गई और तुम्हारे पास एक फेक पासपोर्ट भी है। तो कब निकल रहे हो तुम पाकिस्तान? 2 दिन बाद। पर तुम इतनी सी इंफॉर्मेशन से उस टेररिस्ट को कैसे ढूंढोगे? वो मैं वहां जाके फिगर आउट कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी कराची की फ्लाइट बुक करवा दूं मैं? नहीं, मैं फ्लाइट से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मीडिया ने कुछ दिन पहले ही मेरे बारे में न्यूज चलाना बंद किया है। लोग अब भी मुझे पहचानते हैं। मैं फेक पासपोर्ट लेकर फ्लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता, और अगर मैं अपना हुलिया बदल के भी जाऊं तो मेरे पासपोर्ट में नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, पर पाकिस्तान से इंडिया आने का वीजा स्टैम्प नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं पकड़ा जाऊंगा। राइट, तो फिर कैसे जाओगे तुम? मैंने जो पहले प्लान बनाया था मैं वो ही फॉलो करूंगा। कौन सा प्लान? गुजरात में भुज के पास एक जगह है नाड़ा बेट, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। मैं उसी रास्ते से जाने का सोच रहा हूँ। पर वो तो बहुत रिस्की होगा। आई नो, पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सनाया जानती थी कि विवेक जो काम करने जा रहा है वो बहुत जोखिम भरा है। इसमें विवेक की जान को भी खतरा है। अगर किसी ने पाकिस्तान में विवेक को पकड़ लिया तो उसका दोबारा इंडिया आना नामुमकिन होगा। पर वो विवेक को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये मिशन विवेक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो इस वक्त सिर्फ उसकी मदद कर सकती थी और बचा कुचा सारा वक्त विवेक के साथ बिताना चाहती थी। अच्छा, कल डेट पे चलोगे मेरे साथ? व्हाट? अरे एक फ्रेंडली डेट की बात कर रही हूँ। नहीं, अभी ये टाइम मौज मस्ती करने का नहीं है। अरे 2 दिन है ना अभी तुम्हारे पास, और तुम इतने बड़े मिशन के लिए जा रहे हो। उससे पहले तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए। और मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम अपना एक दिन मुझे नहीं दे सकते? ये सही कह रही है। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं इतना आगे नहीं पहुंच पाता। इस समय उसके अलावा और कोई भी मेरे साथ नहीं है। इतना तो मैं कर ही सकता हूं उसके लिए। अच्छा ठीक है, कल का दिन तुम्हारे नाम। सनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो एक टक लगाकर विवेक को देखने लगी। अगले ही पल उसका मन घबराने लगा। पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। अगली सुबह सनाया जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। उसने आज की पूरी डेट रात को ही प्लान कर ली थी। वो आज का सारा दिन विवेक के साथ बिताने वाली थी। उसने बहुत ही सिंपल डेट का प्लान बनाया था। सुबह के 10 बज रहे थे और सनाया अच्छे से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। आज वो एक रिच बिजनेस वूमेन नहीं, बल्कि एक आम सी शहर की लड़की लग रही थी। वो विवेक को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर गई। तभी विवेक भी अपने कमरे से बाहर निकला। सनाया का ये नया अवतार देखकर विवेक सरप्राइज हो गया और उसे एक टक लगाकर देखने लगा। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आज पहली बार विवेक ने सनाया की तारीफ की थी। उसके मुंह से यह सुनकर सनाया के मन को बहुत खुशी मिली और वो हल्का सा शर्माई। तो चलें फिर? हाँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो सब पता चल जाएगा। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गई। विवेक ने देखा कि सनाया उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगी। अरे वहां कहाँ जा रही हो? कार तो पार्किंग में है ना? आज हम कार से नहीं, ऑटो से घूमेंगे। विवेक सनाया का यह रूप देखकर हैरान था, पर उसे ये अच्छा भी लग रहा था। दोनों ने रास्ते से एक ऑटो रिक्शा लिया। मैडम कहाँ चलना है? भैया, सबसे पहले जो भी कैफे दिखे वहाँ रोक लीजिए। सनाया आज एक अरसे के बाद ऑटो रिक्शा में बैठकर घूम रही थी। उसने कभी इतने ध्यान से देहरादून की गलियों को नहीं देखा था। वो हमेशा अपनी कार विंडो बंद करके घुमा करती थी, पर आज रास्ते में लोगों की चहल पहल और गाड़ियों की आवाज उसे बहुत अच्छी लग रही थी। विवेक ने उसके चेहरे की खुशी देखी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, तुम्हारे साथ डेट पर जो आई हूँ। सनाया ने देखा कि विवेक को उसका जवाब ज्यादा पसंद नहीं आया और उसका चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि विवेक दिव्या के बारे में सोच रहा है। मैम, कैफे आ गया। अच्छा चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सनाया और विवेक दोनों कैफे के अंदर गए और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सनाया विवेक को लेकर एक मॉल में गई, जहां उन्होंने एक अच्छी सी मूवी देखी। मूवी खत्म होने के बाद दोनों मॉल में गेमिंग जोन में गए।
और मिलकर बहुत से गेम्स खेले। दोनों अपना बचपन एक साथ जी रहे थे। फिर जब धूप थोड़ी कम हुई तब सनाया विवेक को तपोवन लेकर आई। दोनों गंगा नदी के किनारे बैठकर वहां के सुंदर नजारे को देखने लगी। एक दूसरे से बिना कुछ कहे दोनों चुपचाप कुछ देर वहां बैठे रहे। अचानक सनाया ने खामोशी तोड़ी। तो कैसा लगा आज तुम्हें? इतने दिनों की टेंशन के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो? एक्चुअली हाँ, इट वॉज प्रिटी अमेजिंग। आज के लिए थैंक यू। सनाया हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा चलो, एक आखिरी कॉफी पीते हैं और फिर घर चलते हैं। थक गई हूँ अब मैं भी। कुछ देर बाद विवेक और सनाया एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी दिव्या अपनी कार में बैठकर उस गली से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर विवेक और सनाया पर पड़ी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। दिव्या अपनी गाड़ी से उतरी और थोड़ा सामने चलकर आई ताकि वो अपना शक पक्का कर सके। और फिर उसने देखा उसके सामने सनाया और विवेक साथ में बैठकर हंस हंस कर बात कर रहे थे। दिव्या ने जैसे ही सनाया और विवेक को एक साथ देखा, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान बची नहीं थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी तक गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मैसेजेस किए, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बताया तक नहीं कि वो देहरादून में है। मुझसे कहा कि उसने मजबूरी में सनाया से शादी की थी और आज यहाँ बैठकर उसके साथ मजे कर रहा है। धोखेबाज हो तुम विवेक। तुमने मुझसे झूठ बोला है और चीट किया है मुझे तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। कुछ देर में दिव्या अपने घर पहुंची और भागती हुई घर के अंदर गई। अनिल लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था। वो जाकर अनिल से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आप बिल्कुल सही थे पापा, सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं। आप मेरी फ्लाइट बुक कर दीजिए, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन बीत गए थे और विवेक के जाने का टाइम आ गया। वो घर से निकल रहा था और सनाया का मन घबराया हुआ था। हेल्प के लिए थैंक यू सनाया, मैं तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। तुम ये सारी बातें मत करो। एंड आफ्टर ऑल आई एम लीगली योर वाइफ। डिवोर्स तो हुआ नहीं है हमारा, तो मेरे पैसे तुम्हारे ही हुए ना। विवेक के पास थोड़े पैसे रखे हुए थे पर इस मिशन में होने वाला खर्च वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए इस वक्त सनाया उसकी मदद कर रही थी। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर जाने लगा। सनाया की हंसी गायब हो गई और आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अपना ध्यान रखना। विवेक ने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ हिलाया और सनाया को बाय कहकर निकल गया। कुछ देर बाद विवेक ने देहरादून से अहमदाबाद की फ्लाइट ली और 1.5 घंटे में अहमदाबाद पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भुज तक का सफर ट्रेन से तय किया। भुज नाडा बेट से बहुत पास था। वहां से वो बस लेकर नाडा बेट पहुंच गया। नाडा बेट एक ऐसी जगह थी जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता था। वहां पाकिस्तान और इंडिया के बीच अरेबियन सी भी थी जो दोनों देशों को कनेक्ट करती थी। स्मगलर्स इस रूट का फायदा उठाते थे। यहां से कई स्मगल की गई चीजें बोट्स में दोनों देशों में भेजी जाती थी। विवेक ने तय किया था कि वो भी एक बोट लेकर छुप छुपा कर इंडिया से पाकिस्तान जाएगा। विवेक समुंदर किनारे पहुंचा। वहां पर कुछ बोट्स रखी हुई थी और कुछ लोग भी मौजूद थे। कुछ मछुआरे थे और कुछ समुंदर देखने आए थे। विवेक सबको ध्यान से देखने लगा। मुझे बड़ी सावधानी से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि अगर किसी को भी शक हो गया कि मैं यहाँ किस काम से आया हूँ तो मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। वो एक आदमी के पास गया जो एक बोट के पास खड़ा था। भैया, ये बोट आपकी है? हाँ, क्यों? असल में मैं जानना चाह रहा था कि आप बोट किराए पे देते हैं क्या? किराए पर क्यों नहीं देगा भाई? इसमें हम मछली पकड़ते हैं और तुम्हें बोट किराए पर क्यों चाहिए? यहाँ से पाकिस्तान जाना है क्या? उस मछुआरे की बात सुनकर उसके साथ खड़े सारे आदमी खिलखिलाकर हंसने लगे। विवेक समझ गया कि यहाँ बात नहीं बनने वाली और वहां से चला गया। उसने कुछ और लोगों से बात की पर कहीं बात नहीं बनी। एक आदमी विवेक को कुछ देर से नोटिस कर रहा था और उसने विवेक को मछुआरों से बात करते हुए भी सुन लिया था। वो विवेक के पास आया। क्यों भाई, बोट चाहिएगा तुमको? हाँ। कहाँ लेकर जाओगे? आपके पास है क्या?
उस आदमी ने घूर कर विवेक को देखा। आओ मेरे साथ। वो आदमी आगे चलने लगा और विवेक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी एक छोटे से घर के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। सतीश भाई, इस लड़के को बोट चाहिए। दोनों ने इशारे इशारे में कुछ बातें की और फिर सतीश ने विवेक को अंदर आने को कहा। पाकिस्तान जाना है। विवेक पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन यह आदमी सामने से यह सवाल पूछ रहा था। विवेक कई सालों से एक अंडर कवर एजेंट होने का काम कर रहा था, तो वो इतना तो समझ चुका था कि यह आदमी कोई पुलिस वाला नहीं है। विवेक ने हाँ में सर हिलाया। देखो भाई, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हें किस काम के लिए जाना है, बस तुम्हें दाम बताऊंगा। फिर बोट तुम पाकिस्तान ले जाओ या अफगानिस्तान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोट वापस आ गई, फिर ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। विवेक को पता था कि इस सफर में उसे कई लोगों से पैसे देकर ही काम करवाना होगा, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अमाउंट बताओ। सतीश ने अपने बोट की कीमत बताई और विवेक ने उसे मुंह मांगे पैसे दे दिए। रात को कुछ घंटों के लिए एक कमरा मिल सकता है क्या? सतीश ने शक भरी निगाहों से विवेक को देखा और फिर पैसों को देखकर मुस्कुराया। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। यहां रह लेना। ओके, थैंक यू। और बोट? सतीश ने उस आदमी की ओर देखा जो विवेक को साथ लेकर आया था। ओए सुन, बोट दिखा दे इसको। विवेक ने अपना बैग उठाया और उस आदमी के साथ समंदर के पास चला गया। वो आदमी उसे एक नीली बोट के पास लेकर गया। ये वाली है, चलाना आता है ना? विवेक ने कई ऐसे मिशंस हैंडल किए थे जिसमें उसे पानी के रास्ते जाना पड़ा था, तो बोट चलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने प्लेन चलाना भी सीख रखा था। विवेक ने उस आदमी को इग्नोर किया और पास जाकर बोट को चेक करने लगा। उस आदमी ने विवेक को तीखी नजरों से देखा और वहां से चला गया। विवेक ने उस बोट को अच्छे से चेक किया और फिर एक जगह पर आकर बैठ गया। वो बैठकर उस गहरे समुद्र को ध्यान से देखने लगा जो आज रात उसे पार करनी थी। बस कुछ देर और, फिर मुझे ये समंदर पार करने के लिए निकलना ही होगा। विवेक चुपचाप वहां बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लोग वहां से जाने लगे। विवेक उन लोगों को जाते हुए देखने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी। 12 बज गए, तैयार हो जाता हूँ। वो अपना बैग लेकर सतीश के बताए हुए कमरे में चला गया। कमरे में जाकर विवेक ने अपना बैग खोला। उस बैग में विवेक ने वो कपड़े और चीजें रखी थी जिससे वो अपना भेष बदलने वाला था। इतने दिनों में उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ही रखी थी। वो तैयार हुआ और एक पाकिस्तानी लोकल से अवतार में आ गया। टाइम टू गो। सारी तैयारी करके वो उस कमरे से निकला और समंदर की तरफ जाने लगा। पूरे सड़क में सन्नाटा था। उसके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। वो इधर उधर देखता हुआ समंदर के पास पहुंच गया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और एक आदमी भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। उसने जाकर बोट की रस्सी खोली और अपना बैग उसके अंदर फेंका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट को धक्का दिया और बोट पानी में चली गई। वो बोट के अंदर गया और बोट चलाने लगा। वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसे रोशनी दिखाई देने लगी। ये क्या? वो पीछे मुड़ा और नीचे झुक गया। उसने देखा कि दूर कोई आदमी खड़ा होकर उस पर टॉर्च मार रहा था। वहां पर बहुत से बीएसएफ के जवान राउंड लगा रहे थे। उनमें से एक को बोट की आवाज आई और उसने टॉर्च मारकर देखा। उसे बोट पानी में दिखाई दी और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी आदमी को भी देखा है। अरे जल्दी आओ, यहां पर कोई है। विवेक टॉर्च की रोशनी महसूस करते ही पानी में कूद गया। उसके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। विवेक समझ गया था कि उसके बोट के पास कोई और भी आ रहा है। ये बोट यहां कैसे आ गई? देखो पानी में कौन है। उन लोगों ने अपनी बोट में लगे लाइट्स को ऑन कर दिया जिससे वो काफी दूर तक देख पा रहे थे, पर उन्हें कोई दूसरी बोट या कोई और इंसान नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि ये बोट भी खाली है। उन्होंने पानी में टॉर्च मारना शुरू किया। कौन है? जल्दी सामने आओ वरना हम गोली चला देंगे। तो ये किससे बात कर रहा है? अगर पानी में कोई है तो अभी बाहर निकल आएगा। इतनी देर तक सांस रोक पाना इंसान के लिए मुश्किल है। देखो जो कोई भी है जल्दी बाहर निकलो वरना हम सच में गोली चला देंगे। अरे भाई, कोई नहीं है, चल वापस चलते हैं। अगर यहाँ बोट पर कोई होता तो वो अब तक तो बाहर निकल ही चुका होता। उसकी नजर बोट से लगी रस्सी पर गई। वो देख, इस बोट की रस्सी भी इसमें लगी हुई है। अगर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा होता
तो इस रस्सी को बोट में अंदर खींच लेता, पर ऐसा है नहीं। मुझे तो लगता है कि इसकी रस्सी ऐसे ही खुल गई होगी और बोट बहकर आगे निकल आई। चल हम पोस्ट पर वापस चलते हैं। शायद ऐसा ही हुआ है। इतनी देर तक जब कोई बाहर नहीं निकला तो अब मुझे भी यकीन हो गया है कि यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं है। बोट की आवाज धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो गई। पानी की लहरों में विवेक को वैसे भी वो आवाज बहुत ही हल्की लग रही थी, इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से अपना सर पानी से बाहर निकाला। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे बोट या किसी तरह की कोई रोशनी नजर नहीं आई। तब विवेक ने अपना सर ढंग से बाहर निकाला और उसने एक बड़ी सी सांस छोड़ी। विवेक ने जैसे तैसे खुद को खींचते हुए बोट में चढ़ाया और ऊपर पहुंचते ही सीधे लेट गया। वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसने बोट के किनारे में रखे हुए फटे कपड़े से ही खुद को ढक लिया। अभी तो रास्ता शुरू ही हुआ था और अभी ये मुसीबत आ गई। अगर मैं आगे बढ़ा तो ये लोग दोबारा भी आ सकते हैं। वो लगातार कांप रहा था और उसे समझ आ गया कि वो ऐसे आगे नहीं जा पाएगा। उसने थोड़ा और इंतजार किया और फिर वो वापस उसी बोट में वापस लौट आया। कुछ देर बाद विवेक अपने कमरे में पहुंचा और उसने सबसे पहले अपने गीले कपड़े बदले। उसने फटाफट अपने लिए एक चाय बनाई और वो गर्मा गर्म चाय पीकर उसे थोड़ी राहत मिली। आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। अगर वो बीएसएफ वाले मुझे पकड़ लेते तो पाकिस्तानी हुलिये में मैं उन्हें कोई सफाई भी नहीं दे पाता। इस वक्त तो एजेंसी वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरा मिशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। विवेक बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। विवेक हड़बड़ा कर उठा और उसने देखा कि एक स्टील का गिलास नीचे गिरा हुआ था। उसने पिछली रात की अपनी कोशिश को याद किया और उसे खुद से ही निराशा होने लगी। मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? मैं एक एजेंट हूँ और बिना प्लानिंग के मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एजेंसी के साथ जुड़े होने की वजह से मुझे आज तक इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता था, पर यह लीगल रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अब मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कोई और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। विवेक ने बहुत सोचा और आखिर में उसने एक फैसला किया। अगले दिन वो भुज जाने के लिए बस में चढ़ गया। भुज पहुंचते ही उसने अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ी और अहमदाबाद पहुंचकर वो सीधा एयरपोर्ट गया। अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर विवेक सीधा अमृतसर आ पहुंचा और उसने एक होटल में चेक इन कर लिया। इस पूरे रास्ते में विवेक बहुत ही सावधानी से ट्रैवल कर रहा था। वो किसी भी तरीके से एजेंसी वालों की नजर में नहीं आना चाहता था और इसलिए उसने जगह जगह पर अलग आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। उसकी फेक आइडेंटिटी बनाने में सनाया ने उसकी मदद की थी। मुझे वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में घुसना होगा, पर उसके लिए अब एक फुल प्रूफ तरीका चाहिए। विवेक को अब अमृतसर पहुंचे हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था, पर अब भी उसे कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। एक दिन विवेक ऐसे ही एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहा था और वहां बातों बातों में उसकी बात ढाबे में काम करने वाले लड़के छोटू से होने लगी। तू यहाँ कब से काम कर रहा है? मुझे तो 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो तू सिर्फ यहाँ सफाई ही करता है या खाना बनाना भी सीखा है? अरे खाना बनाना तो मुझे आता है, लेकिन पाजी मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते। वो उनका एक खास आदमी है, वहां बैठा हुआ है ना, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुझे यहाँ इतने साल हो गए हैं, तू तो बहुत से लोगों से मिलता रहता होगा। तेरे पास तो सुनाने के लिए बहुत सी कहानियां भी होंगी। मुझे तो यहाँ की सब खबर होती है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। वैसे आप यहाँ घूमने आए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। छोटू, तुझे तो यहाँ बॉर्डर की भी बहुत सी बातें पता चलती ही रहती होंगी। कोई किस्सा ही सुना दे। मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर तुम बताओ कि तुम्हें क्या सुनना है। क्या यहाँ से लोग बिना वीजा के पाकिस्तान जाते हैं? अरे बहुत लोग जाते हैं। यहाँ वो बॉर्डर के पास एक गुरुद्वारा है और उसके दर्शन के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहां जाकर अपना पासपोर्ट दिखाओ और दर्शन करके आ जाओ। अच्छा, तो वहाँ बस पासपोर्ट दिखाकर आप जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैंने सुना है कि उसमें काफी भीड़ होती है, क्योंकि वो गुरुद्वारा बहुत ही माना हुआ है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। विवेक इस बात पर गौर करने लगा। छोटू ने विवेक के सामने रखे हुए प्लेट को उठाया और उसे विवेक पर थोड़ा शक हुआ। क्यों भाई, तुम्हारा बॉर्डर पार जाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तो अमृतसर घूमने आया हूँ और यहीं से वापस लौट जाऊंगा। विवेक अब अपने मिशन में बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ा रहा था और इसलिए उसने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। कुछ देर बाद विवेक सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा। सर, मुझे करतारपुर साहिब जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे भर दो। ऑफिसर ने विवेक को एक फॉर्म पकड़ा दिया। सर ये फॉर्म भरकर मैं वहां जा पाऊंगा? हाँ, जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तुम्हारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन सर फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? अरे तुम पहले फॉर्म तो भरो, अभी लंबी वेटिंग है तो कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे, और अभी तो 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। विवेक चुपचाप फॉर्म लेकर वहां से निकल गया। उसके पास इतने दिन रुकने का वक्त नहीं था। वो पहले ही बहुत समय गवा चुका था और अब उसका पेशेंस भी जवाब देने लगा था। उसने सनाया को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला ही था कि पीछे से किसी की आवाज आई। तुम्हारा नाम विवेक है ना? अपना असली नाम सुनकर विवेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। विवेक धीरे से पलटा और उसने एक सरदार जी को देखा। उनकी उम्र लगभग 60 से 65 के बीच के आसपास थी और वो बहुत ही उम्मीद से विवेक को देख रहे थे। नहीं जी, मेरा नाम विवेक नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इतना कहकर विवेक वहां से निकल गया। विवेक जानता था कि न्यूज की वजह से लोग उसे जानने लगे थे और उसने लोगों की नफरत भी झेली थी, पर फिलहाल उसने अपना हुलिया बदल लिया था और इसलिए उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमृतसर में कोई उसे पहचान पाएगा। विवेक तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे चलने लगा, पर वह टेढ़ी नजर से पीछे देख रहा था। उसने गौर किया कि वो सरदार जी भी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे। विवेक अब अलर्ट हो गया। जब वो आदमी विवेक का पीछा नहीं छोड़ रहा था तो विवेक से रहा नहीं गया। अंकल जी, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बेटा, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम विवेक ही हो। लेकिन मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। देखिए, आप अपने रास्ते जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। इतना कहकर विवेक और तेजी से आगे जाने लगा। मैं टीवी वालों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि विवेक ने गलत नहीं किया है। विवेक के कदम एकदम से रुक गए और उसने पलटकर सरदार जी को देखा। उसने आंखों से उन्हें दूसरी ओर जाने का इशारा किया। वो दोनों कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे। आपने मेरे बारे में सब कुछ देखा है, फिर भी आप यहाँ मुझसे इतने आराम से बात कर रहे हैं। मुझे तो लोगों के ताने सुनने की आदत हो चुकी है। हाँ, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मैं उससे पहले भी न्यूज फॉलो कर रहा था और उसके बाद भी। मैं इन टीवी चैनल वालों पर भरोसा नहीं करता। इन्हें खबर बताने में नहीं बल्कि सिर्फ उसे बेचने में दिलचस्पी है। तो क्या आपको लगता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी गलती नहीं थी? नहीं बेटा, तुम तो इस देश के एजेंट हो और मुझे यकीन है कि इस देश के जवान होकर तुम इस देश को कभी नहीं बेचोगे। मैं समझता हूं कि जब भी कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो हम सबसे पहले उसके लिए किसी जिम्मेदार को ढूंढते हैं और इस मामले में हर कोई तुम पर चढ़ बैठा है। जब से वो ब्लास्ट हुआ है मैं हर जगह छुपता हुआ फिर रहा हूँ। अपने ही देश में ऐसे मुजरिम के जैसे घूम रहा हूँ। थैंक यू। आपने अभी जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सरदार जी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे यकीन है कि तुमने उस ब्लास्ट को रोकने की पूरी कोशिश की होगी। हमारे बस में तो उतना ही होता है, बाकी तो जो वाहेगुरु की मर्जी हो। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं यहीं अमृतसर में ही रहता हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गोल्डन टेम्पल दर्शन के लिए आया था और कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ। विवेक अमरजीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और इसलिए उसने फिलहाल अमरजीत को अपने मिशन के बारे में बताना सही नहीं समझा। हमारे अमृतसर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम्हें ऐसे छुप कर रहने की जरूरत नहीं है। जब तक यहाँ हो आराम से रहो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। अमरजीत ने अपने वॉलेट से अपना कार्ड निकाला और विवेक को पकड़ा दिया। विवेक ने गौर किया कि अमरजीत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। अगले दिन विवेक अमरजीत के ऑफिस एड्रेस पर पहुंच गया। अरे विवेक, आओ आओ, बैठो। अंकल जी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हो। अरे बिल्कुल भी नहीं, आओ बैठो और ये बताओ कि क्या लोगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं तो यहीं पास में आया था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। दरअसल विवेक अमरजीत के बारे में और जानने के लिए ही यहाँ आया था। तुमने बहुत अच्छा काम किया जो यहाँ चले आए। तुम बैठो, मैं तुम्हें यहाँ की सबसे बढ़िया लस्सी पिलाता हूँ। कुछ ही देर में लस्सी आ गई। लस्सी पीते ही विवेक के मुंह से अपने आप ही तारीफ निकल गई। अंकल जी, मैंने इससे अच्छी लस्सी आज तक नहीं पी है। देखा, मैंने कहा था ना। वैसे अंकल, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं क्या? हाँ बेटा, हमारा तो यहाँ बहुत पुराना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो आप किन किन देशों से डील करते हैं? काम तो बहुत फैला हुआ है, हर तरफ जाता है। यहाँ आसपास के पड़ोसी देशों के साथ भी काफी काम होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तभी अचानक एक पियून वहां आया। सर, वो फैक्ट्री में आपको बुला रहे हैं। चलिए अंकल जी, आप बिजी हैं तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। अगले 2 दिनों तक विवेक लगातार अमरजीत के ऑफिस में आता रहा। उसने अमरजीत के बिजनेस को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि शायद अमरजीत इस मिशन में उसकी कुछ मदद कर सकता है। अगले दिन विवेक अमरजीत के ऑफिस पहुंचा। अंकल जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है विवेक, कुछ परेशान से लग रहे हो? मैंने आपको अब तक अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई है। मैं अमृतसर सिर्फ घूमने नहीं आया हूं, बल्कि इसके पीछे मेरा एक बड़ा मकसद है। उसके बाद विवेक ने अमरजीत को अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया। अमरजीत ने बहुत ही आराम से पूरी बात सुनी और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उस असलम ने मेरे देश को चोट पहुंचाई है और उसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर पाएंगे? विवेक, तुम फिलहाल यहां से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। विवेक को अमरजीत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो अमरजीत पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। उसकी रात विवेक अपने होटल रूम में बैठा हुआ था। तभी बाहर की बेल बजी। दरवाजा खोलते ही विवेक ने अमरजीत को सामने खड़े हुए देखा। अंकल जी, आप इस वक्त यहाँ? तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा या नहीं, तो मैं उसी का जवाब देने आया हूं। अमरजीत रूम के अंदर आया और चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं उसका प्लान बताने यहां आया हूं। विवेक काफी एक्साइटेड हो गया और वो अमरजीत का प्लान सुनने लगा। मेरा कुछ सामान कराची जाने वाला है, तो तुम उसी ट्रक के साथ कराची जा सकते हो। वहां मेरा अच्छा नेटवर्क है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें वहां उस असलम का पता लगवा कर दे सकता हूँ। साथ ही वो लोग तुम्हें गन और बाकी चीजें भी दिलवा देंगे जो इस मिशन में तुम्हारे काम आएगा। अंकल, मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत ही डेंजरस मामला है और इसमें आप अपने बिजनेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम उसकी फिक्र मत करो और बस मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ मेरे और 2 लड़के भी जाएंगे जो रेगुलरली इस रूट पर जाते रहते हैं। आपका ट्रक कब निकलने वाला है? 2 दिन में। दो दिन बाद विवेक अमरजीत की फैक्ट्री पर पहुंच गया। ट्रक की लोडिंग पूरी होने ही वाली है, तुम थोड़ा इंतजार कर लो। अंकल जी, जब इतना वेट कर ही लिया है तो ये इंतजार तो कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में एक ट्रक मेन गेट पर आकर रुका। ट्रक आ गया। तुम उन दोनों लड़कों के साथ सामने ही बैठना। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। पर अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए फिर से थैंक यू। अमरजीत ने विवेक को गले लगा लिया। जाओ और जाकर अपना मिशन पूरा करो। जिन लोगों ने हमें रुलाया है उन्हें खून के आंसू रुलाना। ऑल द बेस्ट। दरवाजा खोलते ही विवेक ने 2 जवान लड़कों को ट्रक में बैठे हुए देखा। विवेक को समझ नहीं आया कि वो कहां बैठे। तभी अमरजीत ट्रक के पास आए। ओए खोत्या, जाकर पीछे बैठ जा, यहां इनको बैठने दे, ये मैनेजर साहब हैं। एक छोटा सा लड़का मुंह फुलाकर बाहर आया और कुछ बड़बड़ाते हुए ट्रक के पीछे की ओर चला गया। विवेक ऊपर चढ़ गया और अमरजीत को बाय बोलते हुए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लड़के ने विवेक को गौर से देखा। आपको कराची क्यों जाना है? कुछ जरूरी काम है। खैर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब सरदार जी ने बोला है कि आपको वहां सही सलामत पहुंचाना है तो हम वो कर देंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि रास्ते में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब तक हम कराची नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ट्रक के साथ साथ ही रहना और कुछ मत करना। वहां पहुंचकर आपको अपना सामान मिल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय है और जो पीछे बैठा है वो टोनी है। इस रूट पर अक्सर हम दोनों ही साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग वाघा बॉर्डर के पास पहुंचे, विवेक ने बीएसएफ के जवानों को देखा और वो तुरंत अलर्ट हो गया। आप बिल्कुल मत घबराओ, ये हमें अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे ट्रक चेक पॉइंट की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे विवेक के दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी, पर विवेक ने खुद को संभाला और वो एकदम शांत और नॉर्मल ढंग से बैठा हुआ था। क्यों अक्षय, आज तेरा साथी कहाँ गया? ये नया आदमी कौन है? अक्षय ने ट्रक से जुड़े कागजात जवान के हाथ में दे दिए। सर, ये हमारे नए मैनेजर साहब हैं। इस बार मसाले का कुछ नया कंसाइनमेंट जा रहा है और कराची में कोई परेशानी ना हो जाए
इसलिए सरदार जी ने मैनेजर साहब को भी साथ भेजा है। अब हम तो सामान सिर्फ इधर से उधर पहुंचाते हैं, हमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है। बीएसएफ के जवान ने विवेक को घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया। जाओ पीछे जाकर माल चेक करो, हम भी तो देखें कि कौन सा नया सामान जा रहा है। अक्षय थोड़ा घबरा गया। अरे सर, हम तो अक्सर इस रूट पर जाते हैं, फिर आज ही अचानक से चेकिंग क्यों कर रहे हो? विवेक ने अक्षय को शांत रहने का इशारा किया। वो खुद ट्रक से नीचे उतरा और बीएसएफ जवान के साथ पीछे की ओर गया। जवान ने ट्रक में चढ़कर एक कार्टन खोला और उसमें रखे मसाले के पैकेट्स को देखा। उसने एक पैकेट खोला और मसाले को सूंघ कर देखा। टोनी हाथ जोड़कर एक कोने में खड़ा हुआ था। सर, आप तो हमें जानते हो, हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं। बीएसएफ जवान ट्रक से नीचे उतर गया और उसने अपने साथी को सर हिलाकर सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। ये देखते ही विवेक को भी राहत मिली। उन्होंने ट्रक और साथ में बैठे हुए लोगों के सारे पेपर्स गौर से चेक किए और पूरी तसल्ली के बाद ट्रक को आगे जाने दिया। आखिरकार 24 घंटे के सफर के बाद विवेक ट्रक के साथ कराची पहुंच गया। विवेक पहली बार कराची आया था, इसलिए वो बहुत ही उत्सुकता के साथ चारों ओर देख रहा था। वो लोग जब मेन मार्केट पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी और रास्ता बहुत ही संकरे से था। वहां लोग पैदल भी चल रहे थे तो साथ ही ठेली गाड़ी वाले भी चल रहे थे। हर तरफ बहुत ही शोर शराबा था और विवेक को दिल्ली का चांदनी चौक याद आ गया। इन्हीं रास्तों से होते हुए वो लोग एक बहुत ही पुराने से घर के सामने आकर रुके। ओए टोनी, चल सामने आजा। हम यहाँ क्यों रुके हैं? सरदार जी ने हमें बोला था कि आपको यहाँ उतार दूं। यह उनके जानने वालों का घर है। आप फिलहाल कुछ देर यहाँ आराम करो, तब तक हम ये सामान छोड़कर आते हैं। लेकिन मुझे आराम नहीं करना है, मुझे अमरजीत जी से बात करनी है। सर जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर सरदार जी ने आपको यहाँ भेजा है तो उन्होंने कुछ सोचकर ही भेजा होगा। आप टेंशन ना लो और थोड़ा आराम कर लो, हम जल्दी लौट आएंगे। विवेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप ट्रक से उतर गया। वो कराची तो पहुंच गया था, लेकिन उसका पूरा प्लान अमरजीत पर डिपेंडेंट था। वहीं दिव्या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठी हुई रो रही थी। उसने सनाया और विवेक को देखने के बाद अमेरिका जाने का फैसला ले लिया था। विवेक, काश कि मैं तुम्हें बता पाती कि मैं हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ। प्लीज मुझे रोक लो। आई लव यू विवेक। दिव्या उम्मीद तो कर रही थी, पर कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि ये नहीं होगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और विवेक को भेजे हुए मैसेजेस देखने लगी। सारे मैसेजेस अनडिलीवर्ड थे। दिव्या की फ्लाइट का समय हो गया था और बोर्डिंग कॉल हो रही थी। दिव्या ने फिर से मैसेज टाइप करना शुरू किया। विवेक, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था या नहीं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। काश हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा होता। बाय। दिव्या ने अपना फोन एयरप्लेन मोड में डाला और वो बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ गई। उधर कराची में विवेक को उस घर में बैठे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वो लगातार इधर से उधर चल रहा था और हर थोड़ी देर में टाइम देख रहा था। दरवाजे पर किसी के नॉक करने से विवेक अलर्ट हो गया और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैनेजर साहब, दरवाजा खोलो। तुम लोग अब तक कहाँ थे? मैं यहाँ से घर में बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे भी जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे मैनेजर साहब, हम आपके जाने का ही बंदोबस्त करने गए थे। उसने विवेक को एक बैग दिया। बैग के अंदर एक गन थी जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था। ये रहा आपका नया सिम। अब आप जाओ और अपना काम पूरा करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हमें रात को 10 बजे तक वापस निकलना है। बॉर्डर पर हमारी एंट्री हुई है और हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कैसे भी 10 बजे तक यहाँ वापस पहुँच जाना। और अगर मुझे देर हो गई तो? मैनेजर साहब, अगर देर हो गई तो हम आपको छोड़कर निकल जाएंगे और कल बॉर्डर पर बता देंगे कि मैनेजर साहब ने कराची में रहने का फैसला कर लिया है। विवेक ने गन रख ली और निकलने की तैयारी करने लगा। मुझे एड्रेस अभी तक नहीं मिला है। उसकी चिंता आप मत करो, वो सब कुछ आपके नए सिम पर मैसेज में आ जाएगा। आप जल्दी निकलो और काम खत्म करके जल्दी वापस लौटो। विवेक जैसे ही घर से बाहर निकला तभी उसका फोन बजा। उस मैसेज में एक लोकेशन भेजा गया था। विवेक पूरे जोश के साथ एक ऑटो में बैठकर लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। विवेक ने अपना पासपोर्ट भी साथ में रख लिया था
ताकि कहीं भी जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। ऑटो विवेक के बताए उस लोकेशन पर आकर रुका। लो भाईजान, आपने जो पता बताया था वो आ गया है। विवेक ने अपने चारों ओर देखा। वो खेत जैसी जगह थी जहां घर बहुत दूर दूर फैले हुए थे। उस पूरे इलाके में उसे सिर्फ 7 से 8 घर ही नजर आए। आप सही पते पर लाए हो ना? भाईजान, आपने जो लोकेशन बताया था ये वही जगह है, और जहां तक बात सही पते की है वो तो आपको ही पता होगा कि ये सही एड्रेस है या नहीं। अब मुझे जाना है तो आप जल्दी से पैसे दे दीजिए। विवेक ने ऑटो ड्राइवर को पैसे दे दिए और ऑटो से उतर गया। लोकेशन वाली जगह पर जो घर था उसका दरवाजा किसी दीवार से कम नहीं था। विवेक ने इधर उधर देखते हुए उसके दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी विवेक को उल्टी तरफ एक 3 मंजिला घर नजर आया। विवेक पूरी सावधानी से उस 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। ये जगह उस लोकेशन वाले घर पर नजर रखने के लिए एकदम परफेक्ट थी। यहां से मुझे वो घर अच्छे से नजर आ रहा है, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं दिख रहा है। कहीं मेरी टाइमिंग खराब तो नहीं है? अगर असलम यहां मौजूद ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। विवेक के मन में कई सवाल चल रहे थे, पर वो उन्हें खुद पर हावी होने नहीं दे रहा था। उसने वहां रुक कर इंतजार करने का सोचा। विवेक को उस घर की छत पर बैठे हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और सामने वाले घर में उसे कोई हलचल नजर नहीं आई थी। वो यहां बिल्कुल अकेला था और इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सब्र का बांध अब टूटने लगा था। क्या मैं वहां अटैक कर दूं? लेकिन अगर असलम वहां नहीं हुआ तो क्या होगा? तभी विवेक ने गौर किया कि सामने वाले घर का अंदर वाला दरवाजा खुला और 2 लोग वहां से बाहर निकले। विवेक अलर्ट हो गया और फटाफट से बिल्डिंग के नीचे आया। सामने वाले घर का मेन दरवाजा खुला और वो 2 लोग वहां से बाहर निकले। वो दोनों ही पठानी सूट में थे और उर्दू में बात कर रहे थे। विवेक धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। उसने इतनी दूरी बनाई हुई थी जिससे उन दोनों को कोई शक न हो। उसे बस ये कंफर्म करना था कि वो सही टारगेट का पीछा कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। वो दोनों आदमी एक ठेले के पास जाकर रुक गए। विवेक भी झट से पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। अब्दुल मियां, 2 मुर्ग थाली लगा दो और साथ में मिर्ची भी दे देना। जी जनाब, बैठिए, मैं अभी थाली लगाता हूं। विवेक भी धीरे से निकलकर उसी ठेले में पहुंचा और उसने भी खाने का ऑर्डर दे दिया। वो उन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठ गया जहां से वो उनकी बातें सुन पा रहा था। भाईजान, अब अगला कदम क्या होगा? मुझे आज बशर से बात करनी है, फिर बताता हूं। विवेक ने गौर किया कि जो दूसरा आदमी था वो कद काठी में काफी लंबा चौड़ा था और उसकी शक्ल पर एक रौब था। विवेक को महसूस हुआ कि शायद वही असलम होगा, पर उसे बात कंफर्म करनी थी। लो असलम भाई, आपकी स्पेशल मिर्ची वाली थाली। ठेले वाले के बुलाने पर वो दूसरा आदमी उठकर थाली लेने लगा और विवेक का शक यकीन में बदल गया। उसकी धड़कन 2 पल के लिए तेज हो गई और आंखों में गुस्सा भर गया। उसने एक पल को सोचा कि वो असलम को वहीं मार दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। खाना खाने के बाद विवेक उन दोनों आदमियों को फॉलो करते हुए वापस से उस बिल्डिंग के पास पहुंचा और दोबारा से छत में जाकर बैठ गया। असलम पर अटैक करने से पहले विवेक उसके और उसके आदमियों के बारे में श्योर हो जाना चाहता था। मुझे कुछ और देर तक उन पर नजर रखनी होगी। मैं एक गन के साथ अंदर जाकर फंसना नहीं चाहता हूं, और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि असलम के साथ अंदर कितने और लोग मौजूद हैं। ऐसे ही इंतजार करते हुए अब शाम हो गई थी। लगभग 7 बजने वाले थे। विवेक हर थोड़ी देर में घड़ी देख रहा था क्योंकि उसे 10 बजे वापस जाना था। इतनी देर हो गई लेकिन फिर भी यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सारे के सारे अंदर बैठकर कर क्या रहे हैं। अब 8:30 बज चुके थे और तभी अचानक से विवेक ने एक तीसरे आदमी को उस घर से निकलते हुए देखा। बस, अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ। अब चाहे अंदर जितने भी लोग हों, लेकिन मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा। आज असलम के इतने करीब पहुंचा हूँ, ये मौका मैं गंवा नहीं सकता हूँ। ये सोचते ही विवेक उस बिल्डिंग से नीचे आया और सामने वाले घर की दीवार फांद कर अंदर कूद गया। उस घर के अंदर कूदते ही विवेक को एक बहुत बड़ा आंगन नजर आया जहां कोई आदमी नहीं था। एक कोने पे एक चटाई बिछी हुई थी और उसी के पास तबेला बना हुआ था, लेकिन वहां कोई जानवर भी नहीं था। विवेक दबे पैर चारों तरफ देखते हुए घर के अंदर घुसा। इस वक्त विवेक की सांसें इतनी तेज थी कि वो खुद ही साफ साफ अपनी सांसों को सुन पा रहा था।
लगता है यहाँ कोई है, ऊपर जाता हूँ। विवेक सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर की मंजिल में पहुंचा, जहां उसने धीरे से एक कमरा खोला। उस कमरे में बहुत से बंदूक रखे हुए थे, जो मोस्टली AK-47 थे। विवेक ने उसके आसपास भी देखा, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। उसने गौर से सुना और उसे समझ आया कि असलम ऊपर वाली मंजिल में था। वो धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। विवेक ने गहरी सांस ली और कमरे में घुस गया। असलम जहाँ है वहीं बैठा रहे, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। असलम और उसका साथी दोनों हाथ ऊपर करके बैठ गए। क्यों असलम, तुझे क्या लगा था कि तू इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और इंडिया उसका बदला नहीं लेगा? आज मैं यहाँ तुझसे हमारे देश के लिए वो बदला पूरा करने आया हूँ। तभी असलम ने अपने साथी को कुछ इशारा किया और उसने विवेक की तरफ एक कुशन फेंक कर मारा। विवेक ने उस पर गोली चला दी और वहां उस कुशन के चिथड़े उड़ गए। उसका फायदा उठाकर असलम के साथी ने विवेक पर हमला कर दिया। विवेक और उस आदमी में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए असलम नीचे की ओर भागा ताकि वो बचकर निकल सके। विवेक ने जैसे ही असलम को भागते हुए देखा, वो रुक नहीं पाया। नहीं, उसने उस टेररिस्ट को अपनी चपेट में लिया और उसे चौंक कर देखा। देखते ही देखते उस टेररिस्ट का बेजान शरीर वहीं गिर पड़ा। विवेक नीचे की ओर भागा और तभी असलम ने उस पर चेयर दे मारा। विवेक ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर तभी उसकी गन दूर जाकर गिरी। ये देखते ही असलम विवेक पर झपट गया और उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो गई। विवेक का शरीर अब जवाब देने लगा था और असलम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और तभी विवेक ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए अपने गन को पकड़ा और इससे पहले कि असलम कुछ कर पाता, उसने 3 गोली असलम के सर और सीने पर उतार दी। ये मेरे देश के लिए। विवेक ने अलार्म लगाया हुआ था और उसने देखा कि 9:30 बज चुके थे। असलम को मारने के बाद विवेक एक ऑटो से हड़बड़ी में उस घर के सामने पहुंचा। वहां ताला लगा हुआ था और आसपास भी एकदम सन्नाटा था। उसने घड़ी में वक्त देखा, 10:30 बज चुके थे। ये अक्षय और टोनी मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो अब मैं इंडिया वापस कैसे लौटूंगा? विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ट्रक की आवाज सुनते ही विवेक पीछे पलटा और उसने देखा कि गली के मोड़ पर एक ट्रक खड़े होकर हॉर्न बजा रहा था। सर जी, वहां क्यों खड़े हो? वापस नहीं जाना है क्या? विवेक भागकर ट्रक के पास पहुंचा। तुम दोनों कहाँ गायब थे? मुझे लगा कि शायद तुम वापस ही निकल गए हो। आपको लिए बिना वापस कैसे जा सकते हैं? हम तो खाना खाने गए थे। विवेक ट्रक में बैठ गया। चलो इंडिया वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया है। अगली रात जब विवेक ट्रक के साथ वापस अमृतसर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। ट्रक सीधे फैक्ट्री में जाकर रुका। फैक्ट्री में काफी अंधेरा था और विवेक ट्रक से निकलते ही गेट की तरफ जाने लगा। वो वापस अपने होटल में जा रहा था। ओए, तुम लोग वापस आ गए? इतनी रात में अमरजीत को फैक्ट्री में देखकर विवेक थोड़ा चौंक गया। अरे अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इतनी रात तक फैक्ट्री में रहते हैं? नहीं, बाकी दिन तो मैं अब तक घर चला जाता था, पर आज मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा मिशन पूरा हुआ? मिशन पूरा हो गया और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है। अमरजीत ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। मैं खुश हूं कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है और बार बार थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। आखिर ये मेरा भी देश है और अगर मैं इसके काम आ सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। अब क्या इरादा है? फिलहाल तो मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं यहाँ वापस जरूर लौटूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोबारा मिलेंगे। आखिर तुम्हें मेरा कर्ज जो चुकाना है। कर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। कोई नहीं, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अब जाओ और आराम करो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर अमरजीत वहां से चला गया। विवेक को अमरजीत की बात ढंग से समझ नहीं आई, पर इस वक्त उसके मन में मिशन पूरा करने की खुशी थी और वो ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था। अगले दिन विवेक फ्लाइट से देहरादून पहुंचा और सीधे सनाया के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही सनाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत विवेक को गले लगा लिया। विवेक भी सनाया से मिलकर काफी खुश था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि तुम्हें सही सलामत देखकर मैं कितनी खुश हूँ। पता है, जब से तुम गए थे तब से मैं तुम्हारे रिटर्न का वेट कर रही थी। मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, बट आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो।
हाँ, मैं जिस काम के लिए गया था वो पूरा हो गया है। मैंने असलम को खत्म कर दिया है। सनाया ने दोबारा से विवेक को गले लगा लिया। विवेक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही असली देशभक्त हो। सनाया, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि इस मिशन में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद ये सब कर पाना और भी मुश्किल हो जाता। सो थैंक यू। अच्छा, अब मुझे पूरी बात बताओ, ये सब तुमने कैसे किया? वहाँ क्या क्या हुआ? मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद विवेक ने सनाया को गुजरात, अमृतसर और कराची की पूरी कहानी सुनाई। माय गॉड विवेक, तुमने तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया था। अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो तुम इन सब से बाहर कैसे निकलते? हाँ, पर मुझे अमरजीत अंकल जैसे अच्छे इंसान मिल गए जिनकी मदद से मैं ये काम पूरा कर पाया। मैं इस अमरजीत का एंगल समझ नहीं पा रही हूँ। उसने तुम्हारे लिए जो भी किया है वो बहुत बड़ी बात है, और बिना किसी मतलब के कोई इतनी मदद क्यों करेगा? क्या तुम्हें वाकई उस पर कोई डाउट नहीं है? मैडम डिटेक्टिव, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, क्योंकि फिलहाल मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। पिछले 50 घंटे बहुत ज्यादा हेक्टिक थे और अब मुझे नींद आ रही है। सॉरी, मैंने तुम्हें आते ही बातों में फंसा दिया। तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो। विवेक अपने कमरे में चला गया और सनाया उसे जाते हुए देखती रही। वो विवेक को ऐसे अपने पास पाकर बहुत खुश थी। शाम को जब विवेक सोकर उठा तो उसने सबसे पहले अपना सिम चालू किया। विवेक ने आंख साफ करते हुए मैसेजेस देखना शुरू किया और वो एकदम से कूदकर उठ बैठा। उसके फोन में दिव्या के काफी मैसेजेस आए हुए थे। दिव्या ने काफी सारे वॉइस नोट्स भी भेजे थे। विवेक ने सारे मैसेजेस चेक किए और उसका दिल बैठ गया। उसे दिव्या के अमेरिका जाने वाली बात पता चली। ओह नो! विवेक भागकर कमरे से बाहर निकला और गेट की तरफ जाने लगा। वो लगातार फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। विवेक ने गौर किया कि फोन लगाते ही कट जा रहा था या फिर अनअवेलेबल नेटवर्क का मैसेज आ रहा था। विवेक, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से बाहर निकल गया। विवेक कैब लेकर सीधे दिव्या के घर पहुंचा। अनिल बाहर गार्डन में ही बैठा हुआ था और मैगजीन पढ़ रहा था। दिव्या कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ ऐसे कैसे घुस आए? देखिए, आई एम सॉरी कि मैं यहाँ ऐसे आ गया, लेकिन मुझे दिव्या से मिलना है। आप प्लीज उसे बुला दीजिए। तुम दिव्या से नहीं मिल सकते हो। अब यहाँ से निकल जाओ। अंकल, आपको मुझसे जो भी प्रॉब्लम है मैं उन सब के लिए आपसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे दिव्या से मिलने दीजिए। मैंने कहा ना कि तुम दिव्या से नहीं मिल सकते हो। तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है और इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर मत करो। मैं अब तक आपकी इज्जत कर रहा था, लेकिन मैं दिव्या से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और उसे बुला दीजिए। विवेक पागलों की तरह घर की तरफ देखकर चिल्लाने लगा। दिव्या, 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 आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब सॉरी बोलकर क्या होगा? तुमने हमेशा ही मेरी बेटी का दिल दुखाया है। तुम्हारे लिए वो कभी भी प्रायोरिटी थी ही नहीं। अब यहां से दफा हो जाओ। मैं उससे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। वो कभी नहीं होगा, क्योंकि अब दिव्या तुम्हारी लाइफ से दूर जा चुकी है। अब तुम उसे और हर्ट नहीं कर पाओगे और फाइनली मेरी बेटी को खुशी नसीब होगी। विवेक ने दिव्या का मैसेज पढ़ा था, पर वो उस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बार बार उसे पुकार रहा था। पर अब अनिल की बात सुनकर उसे दिव्या के चले जाने का दर्द भरा एहसास हुआ। अंकल, आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए, मैं उससे मिलकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दूंगा। कभी नहीं, मैं दोबारा दिव्या को तुम्हारे झूठे जाल में नहीं फंसने दूंगा। अनिल ने विवेक को दिव्या के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विवेक वापस सनाया के घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही सनाया ने विवेक का परेशान चेहरा देखा। विवेक, तुम ऐसे हड़बड़ाकर कहाँ चले गए थे? मैं कब से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने कॉल भी नहीं उठाया। विवेक अब खुद को संभाल नहीं पाया और वह सनाया के गले लग गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे।